नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 के अगले 22 मिनट में। देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 के एक मार्केटिंग प्लाजा में भीषण आग लग गई। जीओपी प्लाजा में लगी इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। नोएडा सेक्टर 18 की जीओपी प्लाजा में कई बड़े ब्रांड के शोरूम हैं जो आग की चपेट में आ गए हैं। गनीमत है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग में लाखों का नुकसान हुआ है। काशी के कुरुक्षेत्र में कूदे अरविंद केजरीवाल का विरोध थमता नहीं दिख रहा। कल के विरोध के बाद आज भी वाराणसी में मोदी समर्थकों ने उनका विरोध किया। सुबह जब केजरीवाल जनसंपर्क अभियान पर निकले तो बीजेपी वालों ने घेर कर जमकर नारेबाजी की। आज सुबह अपने समर्थकों के साथ केजरीवाल वाराणसी के कंपनी बाग इलाके में प्रचार के लिए निकले हुए थे। तभी नरेंद्र मोदी के समर्थक आमने सामने से आ गए और केजरीवाल का विरोध करना शुरू कर दिया। केजरीवाल यहां से मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं। केजरीवाल को घेर कर मोदी समर्थकों ने उनके सामने ही नमो नमो और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस विरोध के आगे केजरीवाल भी बेबस नजर आए। मोदी समर्थक केजरीवाल को दिल्ली का भगोड़ा बता रहे थे। कल रात में भी केजरीवाल का मोदी समर्थकों ने विरोध किया था। केजरीवाल अपने साथियों के साथ लंका इलाके में पान खाने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी मोदी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध शुरू किया। कल वाराणसी के लंका इलाके में एक तरफ केजरीवाल के मोदी समर्थक विरोध कर रहे थे तो दूसरी तरफ इन विरोधियों पर आम आदमी पार्टी फूल बरसा रही थी। खुद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मोदी समर्थकों को फूल से जवाब दे रहे थे। उधर वाराणसी में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन पर केजरीवाल ने कहा कि गुमराह लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत करके इन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। उधर वाराणसी में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन पर केजरीवाल ने कहा कि गुमराह लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत करके इन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। वो बच्चे हैं, गुमराह बच्चे हैं। उन्होंने गाली गलौज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब भी उनके साथ मौका मिलेगा बैठ के बातचीत करेंगे। उसके बाद बातचीत के बाद भी असहमति हो सकती है जनतंत्र में। आप एक चीज कह सकते हैं, मैं दूसरी चीज कह सकता हूं। असहमति का भी एक स्कोप होना चाहिए जनतंत्र के अंदर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर को ही पिटाई के सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। केजरीवाल के कुछ समर्थकों पर यह केस घटना के एक हफ्ते के बाद दर्ज किया गया। दरअसल 8 अप्रैल को केजरीवाल दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रोड शो निकाल रहे थे। तभी ऑटो ड्राइवर लाली ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। लाली पर बाद में केजरीवाल समर्थक टूट पड़े थे और उसकी बुरी तरह से पिटाई भी कर दी थी। हालांकि थप्पड़ कांड के बाद केजरीवाल ने लाली से मुलाकात भी की थी। लाली ने केजरीवाल से माफी भी मांग ली थी, लेकिन पुलिस ने पहले लाली पर केस किया और अब लाली को पीटने वाले केजरीवाल समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी बीजेपी के प्रभारी और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने उन पर लगा हुआ बैन हटा लिया है। शाह के लिखित माफीनामे के बाद उन्हें रैलियां और रोड शो करने की इजाजत मिल गई है। दरअसल अमित शाह ने यूपी के शामली में भाषण के दौरान विवादित बयान दिया था और कहा था कि यह चुनाव बदला लेने का चुनाव है। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें रैलियां करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अमित शाह को हरी झंडी मिल गई है। कल अमित शाह ने भी कहा था कि वो चुनाव आयोग की हर हिदायत को मानेंगे। उन्होंने कहा भी था कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी कभी कभी नो बॉल फेंक देता है। जब कभी भी मैं चुनाव में हिस्सा लूंगा तब इसका ध्यान रखूंगा और इनकी हिदायत को भी मैं मानता हूं। कोई भी बॉलर जब बॉलिंग करता है तो कभी कभार नो बॉल भी पड़ जाता है। अमित शाह पर बैन हटने का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमित शाह ने कुछ भी भड़काऊ बातें नहीं कही, इसलिए उनको राहत मिलना लाजमी था। उनका ये जो था वह पवित्र था कि लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग आप करें, उसका सदुपयोग करें। उनकी बात को सुना गया और आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और उन्हें पुनः रैली और अपने सभी लोकसभा चुनाव संचालन के कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। स्वागत योग्य है। भड़काऊ भाषण के मामले में चुनाव आयोग ने अमित शाह को राहत दे दी, लेकिन इसी आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर लगी पाबंदी हटाई नहीं गई है। उनकी रैलियों पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव आयोग पर कल आजम खान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। आजम ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मेरी जुबान बंद करवा दी गई। इस बारे में सोचना चाहिए कि मेरी जबान बंद करके, मुझे खामोश करके
कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई है। हमसे ज्यादा सीरियस एलिगेशंस बेनी प्रसाद वर्मा जी पर हैं और उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने नो एक्शन। अमित शाह को राहत मिलने और आजम खान से पाबंदी नहीं हटने पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आयोग ने आजम खान के साथ नाइंसाफी की है। आजम साहब के मामले में निर्वाचन आयोग ने नाइंसाफी की है। जिस तरह से अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने वैमनस्य फैलाया, सांप्रदायिकता फैलाई, क्यों नहीं निर्वाचन आयोग इनसे जवाब तलब किया? चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब न देने की वजह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिड़लान पर केस दर्ज किया गया है। बिड़लान आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर पोलिंग बूथ पर वोट देने गई थी। 10 अप्रैल को पार्टी की टोपी पहनकर वोट देने के लिए आए आम आदमी पार्टी की नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की उम्मीदवार राखी बिड़लान को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ मंगोलपुरी थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी अपने लिए फैसले लेने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी के बारे में प्रियंका खुद ही फैसले लेंगी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। वाराणसी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की इच्छा की खबरें पिछले दिनों सामने आई थी, जिस पर राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने प्रियंका का हमेशा उत्साह बढ़ाया है, लेकिन सियासत के पथ पर चलने का फैसला वो खुद लेंगी। राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव दो शख्सियतों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं के बीच की जंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर एक के लिए सोचती है, जबकि विपक्ष सिर्फ अमीरों के बारे में ही चिंतित है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज की रैली बेहद अहम है। आज मोदी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के गढ़ में आ रहे हैं। यहां वो मुलायम की बहू डिंपल के लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में रैली कर रही हैं। कन्नौज में गरजने के बाद नरेंद्र मोदी कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां उनका सामना यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हो सकता है। अखिलेश भी यहां समाजवादी पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कानपुर में होने वाली मोदी की रैली पर मौसम की मार पड़ी है। आंधी और बारिश की वजह से मोदी की रैली के लिए बनाया गया मंच पूरी तरह से उजड़ गया है। मैदान में भी पानी भर गया है। हालांकि मंच को ठीक करने की कोशिश जारी है। यूपी में रैलियां करने के बाद नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाएंगे। यहां सबसे पहले वो बैतूल में रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद खंडवा में भी एक जनसभा करेंगे। कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी के प्रचार में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पहुंच रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा खुद पटना साहिब से चुनावी मैदान में है, लेकिन उनका चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए वो दूसरों के प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। सोनिया के मध्य प्रदेश के नीमच में रैली है। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी जनसभा को संबोधित करेंगी। कल लोकसभा चुनाव का 5वां चरण पूरा हो गया। 17 अप्रैल को 5वें चरण के तहत 12 राज्यों की 121 सीटों पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोट डाले। ये ऐसा चरण था जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई। यूपी में लोगों ने कल दिल खोल कर वोट डाले और यहां 62.5% मतदान हुआ। हालांकि बिहार में वोटर्स में जोश नहीं दिखा। 56% लोग ही वोट डालने पहुंचे। झारखंड में 62%, मध्य प्रदेश में लगभग 54%, राजस्थान में 63.25%, पश्चिम बंगाल में 79% मतदान हुआ। बाकी जिन 6 राज्यों में कल वोट डाले गए उनमें महाराष्ट्र में 55%, कर्नाटक में 66% मतदान हुआ, मणिपुर में रिकॉर्ड तोड़ 74% और जम्मू कश्मीर में 69%, जबकि ओडिशा में 70% लोगों ने वोट डाले। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 63% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 4 चरण और बाकी है। छठा चरण 24 अप्रैल को, 7वां चरण 30 अप्रैल को, 8वां चरण 7 मई को होगा, 9वां और आखिरी चरण का चुनाव 12 मई को होगा। 24 अप्रैल को 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 30 अप्रैल को 89 और 7 मई को 64 सीटों पर मतदान होगा। 9वें और आखिरी चरण में 12 मई को हाई प्रोफाइल वाराणसी समेत 41 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार में पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही आरजेडी मुखिया लालू यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कल एक पोलिंग बूथ पर हंगामा करने और ईवीएम में तोड़फोड़ करने को लेकर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि मीसा भारती का कहना है कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 34 पर कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे थे। मीसा के विरोध करने पर वो लोग हाथापाई पर उतर आए, उनके साथ बदसलूकी की और एक ईवीएम भी तोड़ डाली।
उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि पोलिंग बूथ पर पहुंची मीसा भारती ने हंगामा शुरू किया। वोट डालने पहुंचे लोगों के साथ बहसबाजी की। यही नहीं, आरोप यह भी है कि मीसा ने ईवीएम भी तोड़ी। मीसा ने मीडिया के कैमरे भी बंद करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कल मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों गुटों के 4 दर्जन लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बरेली के आंवला लोकसभा में कल एक शख्स ने वोट नहीं दे पाने की वजह से आत्मदाह कर लिया। आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनका परिवार 3 बार वोट देने के लिए बूथ पर गया था, लेकिन वोटिंग की पर्ची नहीं होने की वजह से उसे वोट नहीं डालने दिया गया, जिससे तंग आकर उसने खुद को आग के हवाले कर लिया। झारखंड के बोकारो में कल नक्सलियों ने वोटिंग से पहले 3 जगहों पर विस्फोट कर रेल की पटरियां उड़ा दी। नक्सलियों ने लोगों को डराने के लिए धमाका किया था, फिर भी बूथ पर मतदाताओं की लाइन देखी गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मतदान केंद्र के करीब सुरक्षाकर्मियों ने कल 3 बड़े बम बरामद किए। मतदान में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से नक्सलियों ने बम प्लान किए थे। सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में कल वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां 105 साल के एक बुजुर्ग ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। वहीं 92 साल की एक बुजुर्ग महिला ने भी मतदान किया। रांची के कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को खास तरजीह दी गई। कल यहां वोट देने आए लोगों को गुलाब भेंट किए गए, जिससे मतदाता काफी उत्साहित दिखे। बिहार के डीजीपी अभय आनंद पटना में कल वोट नहीं डाल पाए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते वो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वोटर लिस्ट में नाम गायब हो रहने से पिछले 2 चुनाव से वो वोट नहीं दे पा रहे। राजस्थान के झालावाड़ में टीवी कलाकार दिनेश दिलवाला ने कल रावण के भेष में जाकर वोट डाला। उन्होंने लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक भी किया। उन्हें बाइक चलाते देख लोगों की भीड़ लग गई। कल यूपी के रामपुर में वोटिंग के समय बारिश ने खलल डाला। करीब 20 मिनट तक भारी बारिश से मतदान प्रभावित रहा। हालांकि इससे मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ। बारिश रुकने के बाद बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे। पुणे से अपना टिकट कटने और आदर्श घोटाले में घिरे अशोक चौहान को नांदेड़ से टिकट मिलने पर कलमाड़ी ने कहा कि चौहान लकी हैं। हालांकि कलमाड़ी ने यह भी कहा कि टिकट नहीं मिलने से वो दुखी नहीं है। वाराणसी से कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस सीट पर अजय राय की टक्कर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से है। नामांकन से पहले रोड शो कर अजय राय ने अपनी ताकत का एहसास करवाया। काशी में मोदी की जीत के कयास लगाए जाने पर अजय राय ने कहा कि काशी की जनता बाहरी लोगों पर नहीं, अपनों पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय ने देश में मोदी लहर को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बनारस में काशी के लोगों की लहर है। मोदी के उस बयान पर जब सवाल किया गया कि उनके काशी आकर मुस्लिमों के मिलने पर वो उनसे प्यार करने लगेंगे, तो अजय राय ने कहा कि मोदी को मुस्लिम भाइयों की परछाई तक नहीं मिलेगी, वोट तो दूर की बात है। फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले लल्लू सिंह ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। पिछले चुनाव में लल्लू सिंह को इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। प्रतापगढ़ सीट से कांग्रेस कैंडिडेट और वर्तमान सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वो 6ठी बार इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। 5 में से 3 बार उन्हें जीत मिली, जबकि 2 बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। यूपी के प्रतापगढ़ में परशुराम सेना के अध्यक्ष ने भी नामांकन किया। हाथों में फरसा और फूलों से खुद को लपेटे ये शख्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस उम्मीदवार ने कहा कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैदान में उतरा है। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट माला राजलक्ष्मी ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी गठबंधन संकटों से जूझता दिख रहा है। खबर है कि टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने पर नाराजगी जताई। खबर है कि नायडू ने इच्छापुरम, राजमुंद्री, काईकालरू और गुंटाकल जैसी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की पसंद पर नाखुशी जाहिर की है। ये सीटें बीजेपी को गठबंधन के तहत दी गई थी। आंध्र में 30 अप्रैल और 7 मई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को शनिवार तक का समय दिया है। अगर बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं बदलती तो नायडू कमजोर बीजेपी उम्मीदवारों वाली विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का एक बार फिर से मजाक उड़ाया। कल राहुल ने मध्य प्रदेश के खंडवा में रैली की और मोदी के मॉडल को चाय मॉडल बता दिया। पहले वो इसे टॉफी मॉडल कहकर मजाक उड़ाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा की रैली में कल राहुल गांधी ने गुजरात के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुजरात एक ऐसा सूबा है जहां 12 रुपए रोज कमाने वाला अमीर की कैटेगरी में आता है। रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहे जाने से भड़के केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने मोदी को इनकाउंटर चीफ मिनिस्टर बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी बहुत बड़े झूठे हैं और झूठ बोलने की उन्हें आदत है। दरअसल मोदी ने तमिलनाडु की रैली में चिदम्बरम को रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहा था। मोदी ने आरोप लगाया था कि 2009 में वो दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन रिकाउंटिंग में विजयी हुए। मोदी ने यह भी कहा कि हार के डर से चिदम्बरम चुनाव से भाग गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राहुल ने उल्लू बनाने की बात कहकर जनता का अपमान किया है। दरअसल बुधवार को बिहार में राहुल ने कहा था कि मोदी जी जनता को उल्लू न बनाएं। हमेशा विवादों से घिरे रहने वाली पाकिस्तानी मूल की अभिनेत्री वीना मलिक ने फिर से कुछ ऐसा कहा जिससे हलचल मच गई। वीना मलिक के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी। बिहार के हाजीपुर पहुंचे जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव ने एलजेपी चीफ रामविलास पासवान को घेरा। एलजेपी के बीजेपी से गठबंधन पर शरद यादव ने कहा कि कमल के लिए जरूरी है कीचड़ का काम, जो कि वो पासवान करेंगे। शरद यादव ने मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाली। यूपी के जसवंत नगर में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान दिया। मुलायम ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में है जो मोदी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते और ये सभी लोग आडवाणी के साथ हुए व्यवहार से दुखी हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी की रैली में मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि लखीमपुर में हेलीपैड पर जो सांड घुस आया था वो उनका स्वागत करने के लिए आया था। मुलायम बोले उन्हें तो जानवर भी पसंद करते हैं। मैनपुरी में हुई रैली में मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। मुलायम ने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, जिससे तीसरे मोर्चे में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मैनपुरी में हुई रैली में मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। मुलायम ने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, जिससे तीसरे मोर्चे में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मथुरा में वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ चुनाव प्रचार जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी ने कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांगे। उनके साथ अभिनेता गजेंद्र चौहान भी थे। मुंबई के नाला सोपारा में बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ गायक मनोज तिवारी भी पहुंचे। यहां मनोज तिवारी ने गाने गाकर लोगों को लुभाने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की बेटी भी चुनाव प्रचार में कूद गई है। राज की बेटी उर्वशी ठाकरे की ये तस्वीर सामने आई है। वो पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए बुलेट पर सवार होकर निकली और उनके हाथ में पार्टी का झंडा भी था। जेल में बंद चला है सुब्रत रॉय सहारा को कल अदालत ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के उस बयान पर फटकार लगाई जिसमें कहा गया था कि जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट रखने पर ही वो पैसे लौटा पाएंगे। इस बीच सुब्रत रॉय की जमानत के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कल नया प्रस्ताव पेश किया। इसके मुताबिक सहारा ने अगले 3 दिन में 2500 करोड़ रुपए जमा करने के साथ ही 2 महीने में बाकी 2500 करोड़ और 5000 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का नया प्रस्ताव सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा चाहे तो इस प्रस्ताव में और भी सुधार कर सकता है। वाइस एडमिरल आर.के. धवन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पूर्व नेवी चीफ डी.के. जोशी के इस्तीफे के बाद 2 महीने तक ये पद खाली था। नौसेना प्रमुख के पद पर एडमिरल आर.के. धवन का कार्यकाल 25 महीने का होगा। वो मई 2016 में रिटायर होंगे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह मामूली कहासुनी है। यूपी के गाजीपुर में चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान शिविर में घुसी एक ऑल्टो कार ने कहर बरपाया। कार ने 17 लोगों को रौंद दिया। गुजरात के सुरेंद्र नगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक स्कॉडा कार से करीब 11 किलो सोने की ज्वेलरी मिली है। शिमला में पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक बैंड ने धूम मचाई। 3 भाइयों के इस रागा बॉयज बैंड के गानों पर लोग खूब झूमे।
IPL 7 में आज 2 मुकाबले हैं। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत होगी। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। IPL 7 में गुरुवार को हुए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 8 विकेट से रौंद दिया। युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी और कप्तान विराट कोहली की बेहतरीन पारी की बदौलत आरसीबी ने यह शानदार जीत दर्ज की। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली डेयर डेविल्स को बैटिंग के लिए बुलाया। 20 ओवर में 4 विकेट खोकर दिल्ली ने 145 रन बनाए। आरसीबी की जीत में युवराज सिंह की बड़ी भूमिका रही। खराब फॉर्म से जूझ रहे युवराज ने बल्ले से करारा जवाब दिया। उन्होंने 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से कैप्टन विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की। 38 गेंदों में उन्होंने नाबाद 49 रन की पारी खेली। IPL फिक्सिंग में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए बीसीसीआई ने 20 अप्रैल को आपात बैठक बुलाई है। साउथ कोरिया के जेजू द्वीप के पास डूबे जहाज के रेस्क्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाज किस कदर टूट चुका है। दक्षिण कोरिया में बुधवार सुबह जेजू द्वीप के पास हुए जहाज हादसे में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, जबकि अभी तक 242 लोग लापता हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में छात्रों ने कोहराम मचाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की और पथराव भी किया। वेनेजुएला में यूनिवर्सिटी के छात्र राजधानी काराकस की सड़कों पर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी हंगामा हो गया। अमेरिकी अदालत ने गोल्डमैन सॉक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को 2 साल की सजा सुनाई है। भेड़िया कारोबार में सूचना लीक करने के मामले में कोर्ट ने 2012 में रजत गुप्ता को दोषी ठहराया था। पाकिस्तान में लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज ने आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन की याद में एक लाइब्रेरी बनाई है। नाइजीरिया के एक स्कूल से अगवा की गई 129 छात्रों में से 121 को छुड़वा लिया गया है। नाइजीरिया आर्मी ने कहा अगवा करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा के बीच तलाक हो गया है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक गुड़गांव के फैमिली कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। चित्रांगदा और ज्योति रंधावा का एक बेटा है। कोर्ट ने बेटे को मां के पास रहने की इजाजत दे दी है। बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हुई है फिल्म 2 स्टेट्स। फिल्म में आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर लीड रोल में हैं। और सतीश कौशिक की और अनुपम खेर की फिल्म देख तमाशा देख भी बड़े पर्दे पर आई है। इसके अलावा मनोरंजन और रोमांस से भरपूर फिल्म लकी कबूतर भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है।